हेलो दोस्तों, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल शिखर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम मध्यकालीन भारत पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हम क्लास 11th की एनसीईआरटी जो कि सतीश चंद्र द्वारा लिखी गई है उसी को विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम इसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत और बाहरी दुनिया। दोस्तों, अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 8वीं सदी के बाद एशिया और यूरोप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप न केवल एशिया और यूरोप के संबंधों में बदलाव आया, बल्कि लोगों के चिंतन और जीवन पद्धति पर भी इनका दूरगामी प्रभाव पड़ा। इन परिवर्तनों का परोक्ष प्रभाव भारत पर भी पड़ा, क्योंकि पुराने रोम साम्राज्य के साथ भारत का बड़े पैमाने पर व्यापार चलता था। दोस्तों, अब हम यहाँ पे यूरोप के बारे में पढ़ लेते हैं कि उस समय यूरोप में क्या हो रहा था। यूरोप में 6ठी सदी के तीसरे चरण के अंत तक दुर्धुष रोम साम्राज्य दो हिस्सों में बंट चुका था। रूस और जर्मनी से आने वाली स्लाव तथा जर्मन जनजातियों ने उसके पश्चिमी हिस्से की, जिसकी राजधानी अब भी रोम थी, ईंट से ईंट बजा दी थी। ये लोग एक के बाद एक करके कई समूह में पुराने रोम आए और यहाँ के साम्राज्य पर छा गए। उन्होंने यहाँ भयंकर जनसंहार किया और लूट खसोट मचाई, लेकिन कालांतर में ये लोग यूरोप के कई हिस्सों में स्थायी तौर पर बस गए, जिससे वहाँ की आबादी के स्वरूप तथा भाषा और शासन पद्धतियों में भारी बदलाव आए। दोस्तों, आप लोग विश्व का मैप भी देखते जाइएगा, जिससे ये जो स्थान है आपको समझ में आए। इस काल में स्थानीय आबादी के साथ इन जनजातियों के मिश्रण के फलस्वरूप आधुनिक यूरोप के अनेक राष्ट्रों की नींव तैयार हुई। पुराने रोम साम्राज्य के पूर्वी हिस्से की राजधानी कुस्तुनतुनिया अर्थात इस्तांबुल थी। साम्राज्य के इस हिस्से में अधिकांश पूर्वी यूरोप और साथ ही तुर्की, सीरिया और उत्तर अफ्रीका शामिल थे। दोस्तों, इनको आप विश्व के नक्शे में देख सकते हैं। इसे बैजंतिया साम्राज्य कहा जाता था। इसने रोम साम्राज्य की कई परंपराओं को पूर्ववत जारी रखा, जैसे सशक्त राजतंत्र और केंद्रीकृत प्रशासन। लेकिन धार्मिक विश्वास तथा नियम अनुष्ठानों के मामले में यह पश्चिम के कैथोलिक गिरजा संगठन अर्थात चर्च से, जिसका मुख्यालय रोम में था, कई मायनों से भिन्न था। पूर्वी हिस्से में गिरजा संगठन को यूनानी रूढ़िवादी गिरजा संगठन, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था। इसी संगठन तथा बैजंतिया शासकों के प्रयत्नों से रूस को ईसाई धर्म में दीक्षित किया जा सका। आधुनिक तुर्की और सीरिया भी, जो बैजंतिया साम्राज्य के अंग थे, यूनानी रूढ़िवादी गिरजा संगठन के ही अनुयायी थे। बैजंतिया साम्राज्य एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था, जो पश्चिम में रोम साम्राज्य के
पतन के बाद भी एशिया के साथ व्यापार करता रहा। उसने शासन और संस्कृति की कुछ ऐसी परंपराओं का सूत्रपात किया जिन्हें सीरिया और मिस्र को जीतने के बाद अरबों ने भी अपनी व्यवस्था में शामिल कर लिया। उसने यूनान, रोम सभ्यता तथा अरब संसार के बीच सेतु का काम किया और आगे चलकर पश्चिमी दुनिया में यूनान ज्ञान विज्ञान को पुनरुज्जीवित करने में सहायता दी। आखिर 15वीं सदी के मध्य में जब तुर्की ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया तो इस साम्राज्य का अवसान हो गया। पश्चिम में रोम साम्राज्य के पतन के बाद कई सदियों के लिए पश्चिमी यूरोप में नगरों का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया और विदेश व्यापार तथा आंतरिक वाणिज्य को गहरा धक्का लगा। इतिहासकार पश्चिमी यूरोप के इस काल को अंध युग डार्क एज कहते हैं, परंतु 10वीं सदी से व्यापार और उसके साथ ही शहरी जीवन का भी पुनरुत्थान आरंभ हुआ। 12वीं और 14वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप एक बार फिर समृद्धि के ऊंचे शिखर पर जा पहुंचा। इस काल की एक उल्लेखनीय विशेषता विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का उत्कर्ष थी। साथ ही शहरों का तेजी से विकास हुआ और कई नगरों में जैसे इटली में पदुआ तथा मिलान में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। नए ज्ञान और नए विचारों के विकास में इन विश्वविद्यालयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी ज्ञान और इन्हीं विचारों ने नव जागरण, जिसे हम रेनेसा कहते हैं, तथा नए यूरोप के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि सामंतवाद का उदय कैसे हुआ। रोम साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और नई शासन व्यवस्था का उदय हुआ। इस नवोदित व्यवस्था को फ्यूडलिज्म या सामंतवाद कहते हैं। फ्यूडलिज्म शब्द लैटिन शब्द फ्यूडम से उत्पन्न है। फ्यूडम का अर्थ है फीफ या जागीर। इस समाज में सबसे शक्तिशाली हुए सरदार थे जो अपनी सैनिक शक्ति के बल पर बहुत बड़े भूक्षेत्रों पर हावी थे और जिनकी शासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। राजा एक अधिक शक्तिशाली सामंत सरदार से अधिक कुछ नहीं होता था। कालांतर में राजा अधिक शक्तिशाली हो गया और उसने सामंत सरदारों की सत्ता को लगाम देने की कोशिश की। इसका तरीका यह था कि राजा सरदारों को अपने मातहतों वेसेल्स के रूप में अपने प्रति वफादारी की शपथ दिलाता था और बदले में वह यह मान लेता था कि उन सरदारों के प्रभाव वाले इलाके उनकी जागीरें हैं। उधर सरदार अपने मातहतों के तौर पर उप सरदार नियुक्त कर सकते थे और अपनी जागीर का कुछ हिस्सा उन्हें दर जागीर के तौर पर बख्श सकते थे। सिद्धांततः राजा गैर वफादार सरदारों की जागीरें छीन सकता था, लेकिन व्यवहार में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो। इस प्रकार सामंती व्यवस्था में सरकार में भूस्वामी अभिजात वर्ग का बोलबाला रहता था। इस वर्ग की स्थिति वंशानुगत थी और वह भरसक कोशिश करता था कि उसके समूह में बाहर के लोगों का प्रवेश न हो। ध्यान देने योग्य है कि यह ऐसा अभिजात वर्ग नहीं होता था जिसका द्वार दूसरों के लिए पूरी तरह बंद रहता हो। मोटे तौर पर यही सामंती व्यवस्था थी। मध्य एशिया में तुर्की और भारत में राजपूतों ने जो समाज और शासन व्यवस्था विकसित की, उसका
इस व्यवस्था से कई दृष्टियों में से काफ़ी साम्य था। अपने विकास के क्रम में इस व्यवस्था ने विभिन्न देशों की अवस्थाओं और परंपराओं के अनुसार उनमें अलग अलग रूप धारण किया। यूरोप में सामंती व्यवस्था की दो और विशेषताएं बताई जाती हैं। एक तो है कृषि दासत्व, सर्फडम की प्रथा। कृषि दास भूमि को कोड़ने कमाने का काम करता था और उसे ना तो अपना पेशा बदलने की छूट रहती थी और ना कहीं अन्यत्र जाकर बसने की सुविधा थी। वह अपने प्रभु अर्थात लॉर्ड की इजाज़त के बिना शादी भी नहीं कर सकता था। इसी से जुड़ी हुई थी मेनर की व्यवस्था। मेनर वह इमारत या दुर्ग होता था जहां लॉर्ड रहता था। कई यूरोपीय देशों में इन मेनरों के लॉर्ड बड़े बड़े भू क्षेत्रों के स्वामी होते थे। इस भूमि के एक हिस्से पर कृषि दासों की सहायता से लॉर्ड खुद खेती करता था। कृषि दासों को कुछ समय लॉर्ड की जमीन पर काम करना पड़ता था और बाकी समय वे खुद अपने खेतों में काम करते थे। क्योंकि सिद्धांततः जमीन का मालिक लॉर्ड होता था, इसलिए कृषि दास को उसे नकद और जींस के दूसरी किस्मों के भी कर नजराने देने पड़ते थे। मेनर का लॉर्ड शांति सुव्यवस्था कायम रखने और न्याय करने आदि के लिए भी जिम्मेदार होता था। क्योंकि उन दिनों काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई थी, इसलिए कभी कभी स्वतंत्र किसान भी संरक्षण के बदले मेनर के लॉर्ड के मातहती स्वीकार करने को तैयार हो जाते थे। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि कृषि दासत्व और मेनर प्रणाली सामंतवाद की अनिवार्य विशेषताएं हैं और जिन समाजों में ये दो विशेषताएं दिखाई नहीं देती उन्हें सामंती कहना गलत है। उदाहरण के लिए भारत में सच्चे अर्थों में ना तो कृषि दासत्व था और ना मेनर प्रणाली, लेकिन स्थानीय भूस्वामियों और सामंतों को वैसे बहुत से अधिकार प्राप्त थे जैसे कि फ्यूडल लॉर्डों को हासिल हुआ करते थे और किसान इन्हीं लोगों पर आश्रित रहा करते थे। दूसरे शब्दों में महत्व की बात यह नहीं थी कि किसान विधिवत स्वतंत्र थे या नहीं, बल्कि यह थी कि वे किस प्रकार से और किस हद तक इस स्वतंत्रता का उपयोग और उपभोग कर सकते थे। यूरोप के कई देशों में मेनर प्रणाली और कर नजरानों के तौर पर श्रम सेवा देने की प्रथा 14वीं सदी के बाद समाप्त हो गई। यूरोप की सामंती व्यवस्था की दूसरी विशेषता का संबंध सैनिक संगठन की प्रणाली से है। सामंती व्यवस्था का सबसे ज्वलंत प्रतीक घोड़े पर सवार वीर योद्धा अर्थात नाइट था। वस्तुतः यूरोप में अश्वारोही युद्ध के मूल की तलाश 8वीं सदी से अधिक पीछे नहीं जाती। रोम साम्राज्य के काल में सरदारों के नेतृत्व में लड़ने वाली वाहिनियों में भारी और हल्की सेना टुकड़ियां हुआ करती थीं, जो लंबे भालों और छोटी तलवारों से लैस होती थीं। घोड़ों का इस्तेमाल रथ खींचने के लिए किया जाता था और रथों की सवारी अधिकारी वर्ग के लोग करते थे। आमतौर पर माना जाता है कि अरबों के आगमन के साथ युद्ध का तरीका बदल गया। अरबों के पास घोड़ों की कोई कमी नहीं थी। इन घोड़ों की तीव्र गति तथा उन पर सवार धनुर्धारियों के कारण पैदल सेना बेकार हो गई। युद्ध पद्धति के लिए आवश्यक संगठन के विकास और अनुरक्षण से संबंधित समस्याओं से यूरोप में सामंतवाद की अभिवृद्धि में सहायता मिली। कोई भी राजा अपने संसाधनों के बल पर विशाल अश्वारोही सेना नहीं रख सकता था और उसके लिए आवश्यक हथियार, बख्तर तथा साज सज्जा नहीं जुटा सकता था। इसलिए सेना का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। जागीरदारों पर उनकी अपनी हैसियत के मुताबिक
यह जिम्मेदारी डाल दी गई कि वे राजा की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में अश्वारोही और पैदल सेनाएं रखें। दो आविष्कारों के कारण अश्वारोही युद्ध लड़ाई का प्रमुख तरीका बन गया। यद्यपि ये दोनों आविष्कार काफ़ी पुराने थे, तथापि इनका व्यापक उपयोग इसी काल में आरंभ हुआ। पहला तो था लोहे की रकाब का आविष्कार। इस रकाब के कारण हथियारों और कवच से भली भांति सज्जित सैनिक को घोड़े की पीठ से गिरने का भय नहीं रहता था। इसके अलावा रकाब में पैर फंसाए सैनिक भाले को ठीक से संभाले रखकर तेजी से हमला कर सकता था और घोड़े को चाहे जितना दौड़ाया जाए उसके गिरने का डर नहीं रहता था। इससे पहले या तो लकड़ी की रकाब का इस्तेमाल किया जाता था या रस्सी का, जिसमें सिर्फ पैरों के पंजे फंसाए जा सकते थे। इसलिए अब पैदल सेना के लिए अश्वारोही सेना के हमले का सामना करना असंभव हो गया था। दूसरा था एक नए किस्म के साज का आविष्कार। इस साज के सहारे घोड़ा दोहरा वजन ढो सकता था। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों आविष्कार यूरोप में पूर्वी दुनिया से, शायद पूर्वी एशिया से पहुँचे और भारत में उनका प्रयोग 10वीं सदी से शुरू हुआ। इस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक कई कारणों से यूरोप में सामंतवाद का विकास हुआ। जब 11वीं सदी के बाद शक्तिशाली सरकारों का उदय हुआ, तब भी सामंतवादी परंपराएं इतनी प्रबल थीं कि राजा के लिए सामंत सरदारों की सत्ता को लगाम देना टेढ़ी खीर साबित हुआ। जिसे इतिहासकार मध्यकाल कहते हैं, उस काल में यूरोप में लोगों की जीवन पद्धति को रंगरूप देने में सामंतवाद के अलावा जिस दूसरी चीज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह थी ईसाई गिरजा संगठन। बैजंतिया साम्राज्य और रूस में यूनानी रूढ़िवादी गिरजा संगठन ऑर्थोडॉक्स चर्च की भूमिका का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। पश्चिम में कोई शक्तिशाली साम्राज्य जब नहीं रह गया था, इसलिए कैथोलिक गिरजा संगठन ने शासन के भी कुछ कार्य अपने हाथों में ले लिए। इस संगठन का प्रधान पोप अब न केवल ईसाइयों का धार्मिक मुखिया था, बल्कि उसके हाथों में काफ़ी कुछ राजनीतिक तथा नैतिक सत्ता भी आ गई थी। इसका कारण यह था कि पश्चिम एशिया और भारत की तरह यूरोप में भी मध्यकाल धर्म के वर्चस्व का काल था और धर्म के नाम पर बोलने वालों की आवाज़ में काफ़ी शक्ति और प्रभाव होता था। राजाओं और सामंतों से प्राप्त भूमि दानों तथा व्यापारियों से मिले अनुदानों के सहारे अनेक मठ और मठों के संघ मोनेस्टिक ऑर्डर्स स्थापित किए गए। इनमें से कई संघ जरूरतमंदों और गरीबों की सेवा का काम करते थे। फ्रांसिस्कनों का संघ ऐसा ही एक संघ था। बहुत से संघ लोगों को चिकित्सा संबंधी सहायता देते थे और यात्रियों को आश्रय प्रदान करते थे। इसके अलावा ये संघ शिक्षा और विद्या के केंद्रों का काम भी करते थे। इस प्रकार कैथोलिक गिरजा संगठन यूरोप के सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। लेकिन कुछ मठों ने बहुत अधिक संपत्ति अर्जित करके फ्यूडल लॉर्डों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। इससे आंतरिक कलह की स्थिति पैदा हुई और शासकों के साथ उनका संघर्ष आरंभ हो गया, क्योंकि शासकों को गिरजा संगठन तथा पॉप की दुनिया की सत्ता से चिढ़ होती थी। आगे के एक अध्याय में हम देखेंगे कि यूरोप में गिरजा संगठन और राज्य के बीच के संघर्ष ने किस प्रकार यूरोप के बाहर के घटना चक्र को भी प्रभावित किया। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि अरब देशों में अर्थात अरब संसार में उस समय क्या हो रहा था। इस्लाम के उदय ने परस्पर संघर्षरत अरब कबीलों को शक्तिशाली साम्राज्य के सूत्र में बांध दिया था। प्रारंभिक खलीफों द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य में अरब देश अर्थात अरेबिया के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तर अफ्रीका और स्पेन भी शामिल थे।
दोस्तों आप लोग विश्व का मैप जरूर रखें और उसमें ये स्थान देखते चलें, जिससे आपके दिमाग में ये स्थान का चित्र बन जाए। अरब कबीलों के बीच आंतरिक कलह और गृह युद्ध के बाद 8वीं सदी के मध्य में अब्बासियों ने बगदाद में खलीफा का पद प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। अब्बासियों का दावा था कि वे उसी कबीले के थे जिसमें हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था और इसलिए वे पाक हैं। कोई 150 वर्षों तक अब्बासी साम्राज्य अपने समय के एक सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में फलता फूलता रहा। उसके चरम उत्कर्ष के दिनों में इस क्षेत्र की सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण केंद्र जैसे उत्तर अफ्रीका, मिस्र, सीरिया, ईरान और इराक उसमें शामिल थे। पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के सबसे अधिक उपजाऊ देशों के अलावा भूमध्य क्षेत्र को भारत और चीन से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों पर भी अब्बासियों का नियंत्रण था। इन व्यापारिक मार्गों को अब्बासियों ने जो सुरक्षा प्रदान की वह इस क्षेत्र के लोगों की संपन्नता और समृद्धि का तथा अब्बासी दरबार की शानो शौकत का एक महत्वपूर्ण आधार थी। अरब लोग बहुत कुशल और चतुर व्यापारी थे और वे शीघ्र ही इस काल के विषय के सर्वाधिक उद्यमी और संपन्न व्यापारियों तथा समुद्री गति विधियों में प्रवीण लोगों की पंक्ति में शामिल हो गए। अनेक नगरों का उदय हुआ जिनकी सरकारी और खानगी इमारतों की भव्यता देखते ही बनती थी। इस काल में अरब नगरों के जीवन स्तर तथा सांस्कृतिक परिवेश का दुनिया में कोई सानी नहीं था। इस काल के सबसे विख्यात खलीफे अल मैमून और हारून उल रशीद थे। उनके दरबार और राजमहल की भव्यता और ज्ञान विज्ञान में निष्णात लोगों को उनके द्वारा दिए गए संरक्षण अनेक कथा कहानियों के विषय बने। आरंभिक काल में अरबों ने अपने जीते हुए प्राचीन सभ्यता वाले देशों के ज्ञान विज्ञान और प्रशासनिक कौशल को ग्रहण करने की उल्लेखनीय क्षमता का परिचय दिया। गैर मुसलमानों की सेवाओं का लाभ लेने में उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। उदाहरण के लिए उन्होंने प्रशासन के संचालन के लिए ईसाइयों और यहूदियों तथा गैर अरबों खासकर ईरानियों की सेवा का उपयोग किया। उनके ईरानी अधिकारियों में कई जरथुस्त्री और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अब्बासी खलीफे कट्टर मुसलमान थे, फिर भी उन्होंने हर तरह के ज्ञान विज्ञान के लिए अपने दरवाजे खोल दिए थे, बशर्ते कि उस ज्ञान विज्ञान का इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों से कोई विरोध न हो। खलीफा अल मैमून ने यूनानी, बैजेंटियाई, मिस्र, ईरानी और भारतीय इन विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान विज्ञान का अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिए बगदाद में बैत उल हिकमत अर्थात ज्ञान गृह की स्थापना की। खलीफों के उदाहरण का अनुकरण व्यक्तिगत तौर पर उनके अमीर उमरों ने भी किया। कुछ समय में विभिन्न देशों की सभी वैज्ञानिक कृतियां अरबी में उपलब्ध हो गईं। हाल में यूरोपीय विद्वानों के एक समर्पित समूह के द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण अनुसंधान कार्यों के फलस्वरूप हमें इस संबंध में काफ़ी जानकारी हासिल हो गई है कि अरबों को यूनानी विज्ञान और दर्शन ने किस प्रकार प्रभावित किया। अब हमें अरब संसार पर चीनी विज्ञान और दर्शन के प्रभाव के विषय में भी जानकारी मिलने लगी। चीन द्वारा आविष्कृत कंपास, दिशा सूचक यंत्र, कागज, छपाई, बारूद और यहाँ तक कि अदना सी ठेला गाड़ी भी इस काल में अरब संसार से होकर ही यूरोप पहुँची। प्रसिद्ध वेनिसियाई यात्री मार्को पोलो ने चीन की यात्रा ही इस उद्देश्य से की थी कि इन चीज़ों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें और चीन के साथ यूरोप के व्यापार पर अरबों के एकाधिकार को समाप्त कर सकें। दुर्भाग्यवश इस काल में अरब संसार के साथ भारत के आर्थिक व सांस्कृतिक संबंधों के विषय में और अरब दुनिया को भारतीय विज्ञान की देन के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। 8वीं सदी में अरबों की सिंध विजय के फलस्वरूप अरब संसार और बाकी के भारत के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक
संबंध स्थापित नहीं हो पाए। आधुनिक गणित का आधार दशमलव प्रणाली का ज्ञान, जिसका विकास भारत में 5वीं सदी में हुआ था, इस काल में अरबों तक पहुंची। 9वीं सदी में अरब गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी ने इसे अरब संसार में लोकप्रिय बनाया। 12वीं सदी के अवेलार्ड नामक एक ईसाई मठवासी के माध्यम से यह ज्ञान यूरोप में पहुंचा, जहां वह अरब अंक पद्धति के रूप में विख्यात हुआ। खगोल विज्ञान तथा गणित से संबंधित कई भारतीय कृतियां भी अरबी में अनुदित की गईं। इन्हीं में से एक थी सूर्य सिद्धांत नामक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक कृति, जिसे आर्यभट्ट ने संशोधित किया था। चिकित्सा शास्त्र में संबंधित चरक और सुश्रुत की रचनाओं का भी अनुवाद किया गया। भारतीय व्यापारियों और सौदागरों का इराक तथा ईरान के बाजारों से सौदागरी करना जारी रहा। भारतीय चिकित्सकों तथा सिद्धहस्त शिल्पियों का बगदाद के दरबार ने खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें अपने यहाँ जगह दी। पंचतंत्र जैसी संस्कृत की कई साहित्यिक कृतियों का अरबी में अनुवाद किया गया। पश्चिमी दुनिया में पहुंचकर पंचतंत्र ने ही ईसप की कथाओं के आधार का काम किया। अब अरब संसार पर भारतीय विज्ञान के प्रभाव के संबंध में विस्तृत अनुसंधान कार्य चल रहा था। 10वीं सदी का आरंभ होते होते अरब लोग ऐसी अवस्था में पहुंच चुके थे जब वे स्वयं ही विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान कर सकते थे। इस काल में अरब संसार में ज्यामिति, बीजगणित, भूगोल शास्त्र, खगोल विज्ञान, प्रकाश विज्ञान, ऑप्टिक्स, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में जो प्रगति हुई, उसके फलस्वरूप वह विज्ञान के मामले में दुनिया का अगुआ बन गया। विश्व के कुछ एक सबसे समृद्ध पुस्तकालय तथा प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं अरब संसार में इस काल में स्थापित की गईं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि इनमें से बहुत सारी उपलब्धियां अरब देश के बाहर के, जैसे खुरासान, मिस्र और स्पेन के लोगों द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम थीं। अरब विज्ञान सच्चे अर्थों में अंतर्राष्ट्रीय था। इसे अरब विज्ञान इसलिए कहा गया कि उस विज्ञान के साहित्य की भाषा अरबी थी, जो पूरे अरब संसार में पढ़ाई जाती थी। विभिन्न देशों के लोग इस संसार की सीमाओं के अंदर चाहे जहां आ जा सकते थे और इच्छानुसार कहीं भी बस सकते थे। वैज्ञानिकों तथा विज्ञानों को प्राप्त उल्लेखनीय बौद्धिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उन्हें प्रदान किया गया संरक्षण अरब विज्ञान तथा सभ्यता के अद्भुत विकास के मुख्य कारण थे। उन दिनों यूरोप में वैज्ञानिकों तथा विद्वानों को ऐसी स्वतंत्रता सुलभ नहीं थी। वहाँ ईसाई गिरजा संगठन ने तरह तरह की पाबंदियां लगा रखी थीं। शायद भारत में भी स्थिति ऐसी ही थी, क्योंकि किसी भी अरब विज्ञान का इस देश में प्रवेश नहीं हो पाया और इस काल में भारत में विज्ञान का विकास धीरे होने लगा। 14वीं सदी के बाद अरब विज्ञान का ह्रास आरंभ हो गया। इसका कुछ कारण तो इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले राजनीतिक तथा आर्थिक घटनाक्रम थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा कारण बढ़ती हुई रूढ़िवादिता थी, जिसने स्वतंत्र विचार का प्रवाह रोक दिया। दोस्तों, अब हम देखेंगे अफ्रीका में उस समय क्या हो रहा था। अरबों के कारण अफ्रीका हिंद महासागर और मध्य पूर्व के व्यापार में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। अरबों की व्यापारिक गतिविधियां और प्रवसन अफ्रीका के पूर्व तट पर मालिंदी और जंजीबार तक व्यापक रूप से फैल गए। सोने और हाथी दांत के साथ साथ अरब पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका को गुलाम निर्यात करने का व्यापार भी करते थे। अफ्रीका में एक पुराना शक्तिशाली राज्य इथियोपिया था। दोस्तों, आप इसको अफ्रीका के मैप में देख सकते हैं, जिसमें अनेक नगर थे। इथियोपिया वासी अदन के पार, अदन एक स्थान का नाम है, इसके पार भारत के साथ हिंद महासागर में व्यापार में व्यस्त थे। अनेक इथियोपिया वासी, जिन्हें हब्सी कहा जाता था, ईसाई थे। वे हिंद महासागर में बैजेंतिया साम्राज्य से नज़दीकी से जुड़े हुए थे। इथियोपिया की व्यापारिक आर्थिक स्थिति बैजेंतिया साम्राज्य के पतन और 14वीं शताब्दी में उस्मानियों के उदय के पश्चात कमज़ोर हो गई।
दोस्तों अब हम लास्ट में देखते हैं पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया में उस समय क्या हो रहा था। तांग शासन के अधीन 8वीं और 9वीं सदियों में चीन का समाज और वहाँ की संस्कृति प्रगति के चरमोत्कर्ष पर थी। तोंग शासकों ने मध्य एशिया में सिकियांग के बहुत बड़े हिस्से पर, जिनमें कासगर भी शामिल था, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इससे तथाकथित रेशम मार्ग से जमीन के रास्ते होने वाले व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इस मार्ग से रेशम ही नहीं बल्कि उत्तम कोटि की चीनी मिट्टी के बर्तन और संगसप जेड नामक पत्थर की पच्चीकारी वाली चीज़ें भी पश्चिम एशिया, यूरोप और भारत को निर्यात की जाती थी। विदेशी व्यापारियों के लिए चीन के दरवाजे खुले हुए थे। अब ईरानी और भारतीय व्यापारी समुद्र मार्ग से चीन पहुंचकर कैंटन में बस जाते थे और अपना कारोबार चलाते थे। दोस्तों यहाँ कैंटन एक स्थान का नाम है। 9वीं सदी के मध्य में तांग साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया और 10वीं सदी में उसका स्थान सुंग राजवंश ने ले लिया। लगभग 100 साल तक चीन पर इस राजवंश का शासन रहा। चीनी शासनतंत्र की बढ़ती हुई कमजोरी से फायदा उठाकर 13वीं सदी में मंगोलों ने इस देश को जीत लिया। उन्होंने देश में खूब मारकाट और तबाही मचाई, लेकिन अपनी अत्यधिक गतिशील और अनुशासित अश्वारोही सेना के बल पर मंगोल शासक कुछ काल के लिए चीन को अपने एक छत्र शासन के अधीन एकीकृत करने में कामयाब हो गए। कुछ समय तक टोंकिन उत्तर वियतनाम और अन्नाम अर्थात दक्षिण वियतनाम पर भी उनका नियंत्रण रहा। उत्तर में उन्होंने कोरिया को जीत लिया। इस प्रकार उन्होंने पूर्व एशिया में एक विशालतम साम्राज्य स्थापित कर लिया। चीन के मंगोल शासकों में सबसे अधिक विख्यात नाम कुबलाई खां का है। वेनिसियाई यात्री मार्को पोलो ने उसके दरबार में कुछ समय बिताया था। उसने इस दरबार का बहुत सजीव वर्णन किया है। मार्को पोलो समुद्री मार्ग से इटली लौटा। रास्ते में वह भारत में मालाबार क्षेत्र में भी रुका। इस प्रकार विश्व के विभिन्न भाग आपस में जुड़ रहे थे और उनके व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संपर्कों में वृद्धि हो रही थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को इस काल में चीन के कुछ शासकों की विस्तारवादी प्रवृत्ति का सामना करना पड़ा। अब तक चीन ने एक शक्तिशाली नौसेना तैयार कर ली थी, लेकिन दक्षिण पूर्व एशियाई राज्य अधिकतर स्वतंत्र ही रहे। इस काल में इस क्षेत्र में जिन दो सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों का बोलबाला रहा, उनमें से एक था शैलेंद्र साम्राज्य तथा दूसरा था कंबोज साम्राज्य। शैलेंद्र साम्राज्य का उदय 7वीं सदी में मुख्य रूप से श्री विजय साम्राज्य के भग्नावशेषों पर हुआ था। यह साम्राज्य 10वीं सदी तक कायम रहा। अपने चरमोत्कर्ष काल में सुमात्रा, जावा, मलाया, प्रायद्वीप, सियाम अर्थात आधुनिक थाईलैंड, यहाँ तक कि फिलीपींस के भी कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। 9वीं सदी के एक अरब लेखक के अनुसार यह साम्राज्य इतना विशाल था कि तेज से तेज चलने वाला जहाज 2 साल में भी उसका पूरा चक्कर नहीं लगा सकता था। शैलेंद्र शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी और चीन के साथ होने वाले व्यापार के समुद्री मार्ग पर उनका नियंत्रण था। दक्षिण भारत के पल्लवों के पास भी शक्तिशाली नौसेना थी। पहले की ही तरह इस काल में भी इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के घनिष्ठ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध बने रहे। सुमात्रा में स्थित इस साम्राज्य की राजधानी पालेमबांग में कई चीनी और भारतीय विद्वान पहुँचे। पालेमबांग दोस्तों ये स्थान है सुमात्रा में, पहले से ही संस्कृत तथा बौद्ध अध्ययन अनुसंधान का केंद्र रहा था। शैलेंद्र शासकों ने इस काल में कई भव्य मंदिर बनवाए। इनमें से सबसे विख्यात बुद्ध को समर्पित बोरोबुदुर का मंदिर है। एक पूरे के पूरे पहाड़ को काटकर 9 मंजिलें बनाई गई हैं, जिनके ऊपर एक स्तूप का निर्माण किया गया है। साहित्यिक कृतियों, लोक कलाओं, कठपुतली के खेलों आदि में रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्य के विभिन्न कथा कहानियों का प्रचलन वहाँ पूर्ववत जारी रहा। अब हम कंबोज साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। कंबोज साम्राज्य
कंबोडिया और अन्नाम में फैला हुआ था। यहाँ पहले हिंदू संस्कृति के रंग में पगा फूनान का राज्य था। कंबोज साम्राज्य 15वीं सदी तक कायम रहा। इस साम्राज्य ने अपनी अवधि में सांस्कृतिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि की बुलंदियों को छुआ। कंबोडिया में अंकोराथोम के निकट बनवाए गए मंदिरों को इसकी सबसे शानदार उपलब्धि माना जा सकता है। इन मंदिरों को निर्माण का सिलसिला 10वीं सदी से आरंभ हुआ और प्रत्येक शासक अपनी स्मृति को स्थायित्व प्रदान करने के एक के बाद एक मंदिर बनवाता रहा। लगभग 200 वर्षों में 302 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मंदिरों से भर गया। इनमें सबसे बड़ा अंकोर वाट का मंदिर है। इसमें 3 किलोमीटर के छतदार गलियारे हैं। ये गलियारे देवी देवताओं और अप्सराओं की सुंदर मूर्तियों से सजे हुए हैं। अत्यंत सुरुचिपूर्ण ढंग से बनाए गए चौखानों में रामायण और महाभारत के दृश्य अंकित किए गए हैं। यह मंदिर समूह बाहरी दुनिया के लिए विस्मृत हो गया था और यहाँ जंगल उग आए थे। आखिर एक फ्रांसीसी ने इसे खोज निकाला। दिलचस्प बात यह है कि 10वीं से 12वीं सदी तक मंदिर निर्माण का कार्य तीव्रतम गति से चला। भारत में भी यह समय मंदिर निर्माण का सबसे भव्य काल था। मलय प्रायद्वीप में टक्काला बंदरगाह से चीन सागर तक जमीन के रास्ते चलकर बहुत से भारतीय व्यापारी दक्षिण चीन पहुँचे। बहुत से ब्राह्मण और बाद में बौद्ध भिक्षु भी वहां जाकर बस गए। बौद्ध धर्म का अपने जन्म स्थान भारत में तो हास हो चला था, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में वह परवान चढ़ता गया। कालांतर में बौद्ध धर्म में हिंदू देवी देवता भी मिल गए। हिंदू मंदिर भी बौद्ध पूजा स्थलों में परिणत हो गए। इस काल में भारत में ठीक इससे उल्टी बात हो रही थी, अर्थात हिंदू धर्म बौद्ध धर्म को अपने अंदर पचा खपा रहा था। दोस्तों, इस प्रकार पश्चिमी दुनिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, मेडागास्कर और अफ्रीका के पूर्वी तट के देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध था। दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों ने भारत और बाहरी दुनिया तथा चीन के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों के सेतु का काम किया। यद्यपि इन देशों पर भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा, फिर भी इन देशों में अपनी एक विशिष्ट और उच्च कोटि की संस्कृति विकसित हुई। अरब व्यापारी दक्षिण भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ पहले ही व्यापार करते आ रहे थे। अब्बासी साम्राज्य की स्थापना के बाद से हुए व्यापारी और भी अधिक सक्रिय हो उठे, लेकिन अरबों ने भारतीय व्यापारियों और धर्म उपदेशकों को उनके स्थान से च्युत करके स्वयं को वहां प्रतिष्ठित कर लिया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को मुसलमान बनाने की भी खास कोशिश नहीं की। कहा जा सकता है कि इन देशों में अद्भुत धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता का वातावरण था। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का आपस में सम्मिश्रण होता रहा। इन देशों की ये खूबियाँ आज भी कायम हैं। इंडोनेशिया और मलाया को इस्लाम की दीक्षा धीरे धीरे दी गई और यह सिलसिला तब आरंभ हुआ जब भारत में इस्लाम ने अपनी स्थिति पुख्ता कर ली। अन्यत्र बौद्ध धर्म फूलता फलता रहा। इन देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध तभी भंग हुए जब इंडोनेशिया में डचों का, भारत बर्मा तथा मलाया में अंग्रेज़ों का और हिंद चीन अर्थात इंडो चाइना में फ्रांसीसियों का अपना अपना वर्चस्व स्थापित हो गया। दोस्तों, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है और आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी, पीएससी या अन्य जितने भी सिविल सर्विसेज हैं सभी के लिए, प्री प्लस मेंस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। आप लोग वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखें, जिससे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक कहानी की तरह सीक्वेंस से बैठ जाए। और दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और यदि चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको
मिलता रहे। धन्यवाद।